हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए जेकेपी सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, ये 2017 और 18 में जो जेकेपी एसआई की रिक्रूटमेंट हुई थी उसी का पेपर है। तो मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ डी है मेरे पास अभी। तो फ्रेंड्स, इस पेपर को डिस्कस करने का मेरा जो गोल है आपके साथ वो ये है कि इसी पेपर के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे जो एमसीक्यू पेपर को एमसीक्यू कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आता है अगर आपको, तो उसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके रहते हैं वो भी मैं आपको इसी पेपर के साथ साथ बताते जाऊंगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि जेकेपी एसआई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने इसकी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको ये करना चाहिए होता है कि आप उस एग्ज़ाम की डिमांड समझ लो कि ये एग्ज़ाम जो है वो किस तरह की नॉलेज जो है वो एस्पायरेंट से एक्सपेक्ट करता है। जो एग्ज़ामिनर है वो क्या चाहता है कि किस तरह की बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, यानी कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए। अगर आप करंट अफेयर की बात करो तो ऐसे तो न्यूज़ में बहुत कुछ रहता है, इसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम न्यूज़ से पढ़ें। तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ से एनालाइज कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें आप अपने सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या ट्रेंड रहा है उन इन दोनों चीज़ों से, सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो किस तरफ लेके जाना है आपको और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन से आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना है, फोकस रखना है, वो सारा कुछ जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और सिलेबस से समझ आता है। तो इसी गोल के साथ जो है हम आपके साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जेकेपी एसआई का डिस्कस करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये जेकेपी एसआई का पेपर सॉल्व करते समय मैं आपको कुछ टॉपर्स के द्वारा दिए गए जो ट्रिक्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वो भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कैसे अपने राइट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, इसी पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ आपको एलिमिनेशन मेथड भी समझाऊंगा। फ्रेंड्स, एलिमिनेशन मेथड जो है वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर जो भी होते हैं उनमें ये जो एलिमिनेशन मेथड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको 3 से 4 जो हैं वो उसके पॉइंट्स हैं तो उसमें से अगर आपको एक पॉइंट पता चल रहा है तो आप बहुत आसानी से जो है वो एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब सारे ट्रिक्स जो हैं ये भी आपको समझाऊंगा। और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था पिछली बार, इसमें क्या क्वेश्चन डेप्थ में पूछे गए थे या क्वेश्चन बेसिक बेसिक पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊँ तो फिर मैं बता दूँ आपको कि ये जो मेरे पास सीरीज़ है, ये सीरीज़ मेरे पास डी सीरीज़ है। ओके, ये मेरे पास डी सीरीज़ है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर से पूछा गया है। तो आपको जैसे इस बार भी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो है वो आपका इस बार भी कंपोनेंट है, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया मैंने आपको। एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, वहाँ पे मैंने आपको पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग जो है सिस्टम नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे iOS जो है वो एप्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फर्स्ट रिलीज़ हुआ था 2017 में। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ये क्या होता है, ये एक प्रोग्राम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बताऊँ तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनका मीनिंग होता है कि
वो कोई भी काम जब हम कंप्यूटर में करते हैं तो वो उसको काम कराने में हम एक तरह का एंड्रॉयड सिस्टम होता है उसका। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ये एक प्रोग्राम होता है। तो ये आपको क्वेश्चन पहला समझ आ गया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक प्रोग्राम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर जो आना था डी ऑप्शन। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ये कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकुलेट मैटर। फ्रेंड्स ये केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री से आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन आपको पता चल गया, 9th क्लास की बुक केमिस्ट्री की, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो पार्टिकुलेट मैटर के बारे में हमें स्टेटमेंट दी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है ये सम होता है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। मैनी ऑफ विच आर हजार्डस, और कुछ उनमें से जो हैं वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। दिस कम्प्लेक्स मिक्सचर इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज डस्ट, पोलन, सूट, स्मोक एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या पॉइंट जो दिए हुए हैं। मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन द एयर, ये वाला भी ठीक है। ए पार्ट भी पार्टिकुलेट मैटर के लिए ठीक है। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड अनपेव्ड रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट से और कच्चे रोड से जो डस्ट आती है इज ए मेजर सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर, ये भी ठीक है। ओवर एक्सपोजर टू पार्टिकुलेट मैटर कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हाँ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी इसी से हो सकता है। तो अगर हम ज़्यादा एक्सपोजर करेंगे पार्टिकुलेट मैटर वाली कंडीशन से तो हमारा रेस्पिरेटरी जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है। तो यानी इसके तीनों पॉइंट जो हैं वो पार्टिकुलेट मैटर की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। तो अब इसका सही आंसर कौन सा आएगा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको बताया करेक्ट हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इजी है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो अभी तक तीनों क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए ये तीनों जो हैं वो आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सीक्स टू। फ्रेंड्स ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था। तो आइए पहले मैं आपको थोड़ा एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन बता देता हूँ। ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये दिसंबर 2015 को हुआ। कहाँ पे हुआ, पेरिस जो है वो सिटी है फ्रांस की, वहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ट्रीटी, यानी यूनाइटेड नेशन की एक बहुत बड़ी सारी कंट्री, लगभग 190 कंट्रियाँ इसमें फॉलोअर थी इसकी। तो सारी कंट्रियों की एक ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी में क्या क्या कहा गया, ये क्लाइमेट पे ट्रीटी हुई 2015 को पेरिस में, और पेरिस सिटी है फ्रांस की। तो पेरिस एग्रीमेंट इज़ दैट फर्स्ट एवर यूनिवर्सल, ये फर्स्ट यानी आज तक हिस्ट्री में जो क्लाइमेट पे जितने भी हुए हैं एग्रीमेंट उनमें से सबसे बड़ा एग्रीमेंट ये हुआ था। और इसमें क्या की पॉइंट्स कहे गए, अडॉप्टेड एट द पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो फ्रांस में हुई इन दिसंबर 2015, ए लॉन्ग टर्म गोल ऑफ कीपिंग द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो यानी एक इसमें बात साफ साफ कही गई कि 2 डिग्री सेल्सियस से जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से हम कम करेंगे और कहाँ पे रखेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रिड्यूस करेंगे उसको। तो ऐसा इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो पेरिस एग्रीमेंट में कही गई थी। तो अब इसके क्या पॉइंट्स हैं, इन्होंने कहा कि बैन द यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय 2030। फ्रेंड्स ये हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ बैन करने के लिए बहुत सारे व्यूज़ थे। उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड देश हैं उनको 2030 तक, जो अनडेवलप्ड देश हैं यानी लेस डेवलप्ड देश हैं वो 2045 तक, यानी इसके बारे में ये हाइड्रोकार्बन्स को बैन करने के लिए कोई कंक्लूसिव बात जो है वो नहीं कही गई। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। रिड्यूस द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, ये भी कहीं यहाँ पे हमें
क्लियरली बात जो है वो पेरिस एग्रीमेंट में नहीं दिखती है। तो जो क्लियरली बात हमें पेरिस एग्रीमेंट में दिखती है वो है कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो इसको उन्होंने कहा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हम रिड्यूस करेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है, सी वाला पॉइंट, ये क्लियरली पॉइंट जो है वो पेरिस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्लियरली। तो ये वाला इसका जो है वो सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी पार्ट, कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू। फ्रेंड्स ये 2015 का पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है वो 2017 में कंडक्ट करवाया गया। कुछ करंट अफेयर जो हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड होते हैं या कुछ हिस्ट्री के रिलेटेड होते हैं, जहाँ फर्स्ट एवर एग्रीमेंट होते हैं, यानी जो सबसे बड़े एग्रीमेंट होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। हो सकता है ये आप 2020 में जो कोई एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी पूछा जाए, क्योंकि ये फर्स्ट एवर, अभी तक क्लाइमेट पे इतना बड़ा एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ है जितना कि ये हुआ था। तो ये एग्रीमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट किस पे हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट पे हुआ था, ग्लोबल टेम्परेचर के इशू पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो फ्रेंड्स ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ये सर्वविस्तवा ट्रेडिशन की हैं। इज सेड टू हैव बीन कन्वीन्ड बाय द कुषाण एम्परर। कुषाण डायनेस्टी के जो एम्परर थे कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी के जो एम्परर थे कनिष्क 17 to 105, 78 BCE before Christ birth and 105 after the Christ birth, perhaps at the हरवान near श्रीनगर कश्मीर। कश्मीर में हरवान कोई जगह है श्रीनगर के पास ही, वहाँ पे ये जो है वो हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया था हमें कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ हुई थी कुषाण डायनेस्टी के जो कनिष्क एम्परर थे। तो कुषाण डायनेस्टी के एम्परर कनिष्क के अंडर ये जो है वो हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है, तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो जगह जगह पे हुई हैं हिस्ट्री में। ये हुई किसके लिए हैं कि इनका एम क्या होता है। एम ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है टू प्रिजर्व द टीचिंग ऑफ बुद्धा, कि जो बुद्धा की टीचिंग थी उसको प्रिजर्व करके रखना। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई, और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो एट पतालीपुत्रा इन मगध। पतालीपुत्रा जो आपको नोवा डेज जिसको पटना बोलते हैं हम, बिहार की कैपिटल, उसका हिस्ट्री में नाम पतालीपुत्रा था। तो वहाँ पे मगध एम्पायर में थर्ड जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और तब उसको किसने कन्वीन किया था, एम्परर अशोका ने। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको किसी किसी एग्जाम में थर्ड भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बता दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये कोशिश करने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की डेप्थ क्या होती है, जहाँ हिस्ट्री के रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप इस पूरे एग्ज़ाम को, इसके सारे क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए स्कीम ऑफ द। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये मैं बता दूं तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हिस्ट्री का था। ये करंट अफेयर से है कि जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम है ये किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो BADP शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोल सकते हैं, BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाई गई टू अडॉप्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूटीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम थी, स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज की कोलैबोरेशन में। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 to 1994, 1993 to 1994। तो आपको ये भी समझ आ गया कि ये क्वेश्चन जो है वो कितना पुराना है, लेकिन ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। कुछ स्टेट्स में काम हो चुका है और कुछ स्टेट्स में अभी भी काम जो है वो बाकी है। तो इसलिए ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब हमें पूछा गया था कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है। तो ये जो है वो स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाई गई है, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी सिंपल क्वेश्चन था।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7, अमंग अदर थिंग्स ऑब्जर्वेशंस एट अंबरन पाम्बरवान साइट्स नियर अखनूर हैव प्रूव्ड दैट। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से है ये। तो स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में अखनूर की जो साइट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑब्जर्वेशन एट अंबरन पाम्बरवान साइट्स नियर अखनूर में क्या प्रूव्ड हुआ मैं आपको बता दूं। तो ऑब्जर्वेशंस एट अंबरन पाम्बरवान साइट्स हैव प्रूव्ड दैट द प्लेस वाज ए प्रोमिनेंट अबोर्ड ऑफ बुद्धिज़्म, यानी बुद्धिज़्म का ये जो प्लेस है ये बुद्धिज़्म की एक बहुत ही मशहूर जो है वो निवास स्थान रह चुका है हिस्ट्री का ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड, कुषाण पीरियड एंड द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड और कुषाण पीरियड, हिस्ट्री में जो गुप्ता पीरियड और कुषाण पीरियड के समय का बुद्धिज़्म का ये एक बहुत ही मशहूर निवास स्थान रह चुका है अंबरवन पाम्बरवन साइट्स नियर अखनूर। द लोकेशन ऑफ द स्टूपास, यहाँ पे स्टूपास हैं, इस तरह से स्टूपास हैं लाइज ऑन द एंशियंट रूट्स फ्रॉम। तो ये जहाँ पे जो स्टूपास हैं वो ये शो करते हैं कि यहाँ पे पतालीपुत्रा जो मैंने बताया, पटना बिहार की कैपिटल है जो पटना, उसका हिस्ट्री का नाम है पतालीपुत्रा। इन प्रेजेंट डे पटना बिहार, इन इंडिया टू टैक्सिला, यानी पटना से टैक्सिला की टैक्सिला को जो एक रूट जाता था यहाँ से लैंड रूट, वो ये स्टूपा जो है वो शो करते हैं। और ये टैक्सिला मैं बता दूं तो टैक्सिला अब जो है वो पंजाब प्रोविंस में है और वो वाली पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान के अंडर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ये आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दी आपको अंबरवन पाम्बरवान साइड की जो अखनूर के पास हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये नियोलिथिक सेटलमेंट है। तो फ्रेंड्स नियोलिथिक एज जो है मैं आपको बता दूं हिस्ट्री में नियोलिथिक एज जो है वो लगभग 6500 साल पहले की वाली एज है, यानी 4500 यानी 4500 BCE, बिफोर द क्रिस्ट बर्थ। ओके, बिफोर द क्रिस्ट बर्थ यानी 4500 ईस्वी, अगर हिंदी में आप बात करो तो 4500 BCE, बिफोर द क्रिस्ट बर्थ। तो ये नियोलिथिक एज हो गई। आयरन एज उसके बाद वाले यानी 1200 BC। तो ना ही ये आयरन एज है ना ही ये नियोलिथिक एज है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है वो गुप्ता और गुप्ता डायनेस्टी के समय की बात है। तो गुप्ता डायनेस्टी के समय की बात है तो ये अराउंड जो है वो 75 to 150, तो ये वाली भी एज जो है वो यहाँ पे नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये भी नहीं। इट वाज ए ब्यूरियल साइट, ये भी नहीं। तो ये ऑप्शन इसका सही है, इट वाज एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये जो अंबरवन पाम्बरवन साइड है नियर अखनूर, यहाँ पे बुद्धिज़्म का ये एक बहुत ही मशहूर निवास स्थान रह चुका है कब का, गुप्ता पीरियड और कुषाण पीरियड के टाइम का। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म के बहुत सारे स्टूपास हैं, जो बुद्धिज़्म गुप्ता पीरियड के कुछ काइंड्स भी जहाँ पे जो है वो मिले हैं। तो ये फ्रेंड्स आप याद रखना, आगे भी क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। ये भी क्वेश्चन इजी था, अखनूर वाला ये भी इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रेंड ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको रिन्यूएबल सोर्सेज बता दूं तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी यूजेज वो सोर्सेज होते हैं जो रीन्यूड होते रहते हैं। ठीक, ओके, यानी जो ख़त्म नहीं होते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी इज यूजफुल एनर्जी दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, विंड, सोलर, ये सारी वो एनर्जीज होती हैं जो ख़त्म नहीं होंगी, एग्जॉस्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, विंड एनर्जी, नेचुरल एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पे जो विंड एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोलियम आपको पता है ख़त्म हो एग्जॉस्ट हो जाता है, नॉन रिन्यूएबल है। न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है। तो यहाँ पे विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मोस्ट इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट एयर इज ए मेजर ऑफ। फ्रेंड्स लाइट एयर जो है, लाइट एयर मेजर होता है डिस्टेंस का। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, लाइट एयर जो है वो मेजर होता है डिस्टेंस का। लाइट एयर इज ए डिस्टेंस। लाइट एयर होता क्या है, तो लाइट एयर जो है वो डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में, यानी इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट एयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट इन 1 ईयर। ओके,
तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, द मैकमोहन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस जो हैं इसके रिलेटेड भी मैंने जो है वो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने सारी कंट्रीज़ के बीच में जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस हैं वो मैंने सारी डिटेल में आपको समझाई हुई हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कहते हैं कि मैकमोहन लाइन इज़ मैंशनड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया। ये जो मैकमोहन लाइन है ये इंडिया का बॉर्डर बनाती है किसके साथ? तो ये इंडिया का बॉर्डर बनाती है फ्रेंड्स तिब्बत के साथ। ओके, अब तिब्बत किसका तिब्बत जो है वो ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, क्योंकि यहाँ पे तिब्बत का ऑप्शन नहीं है ना, तो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का। तो इसका मतलब तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन हो गया चाइना का। तो मैकमोहन लाइन इज मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसका सही आंसर है। तो अब मैं मैकमोहन लाइन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो मैकमोहन लाइन फ्रंटियर बिटवीन तिब्बत एंड असम इन द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के समय का ये जो मैकमोहन लाइन है, ब्रिटिश इंडिया के समय की ये मैकमोहन लाइन डिक्लेयर की हुई है। ये फ्रंटियर है बिटवीन द असम एंड द तिब्बत, नेगोशिएटेड बिटवीन तिब्बत एंड ग्रेट ब्रिटेन एट द एंड ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। एक शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी अक्टूबर 1913 टू जुलाई 1914 तक ये शिमला में कॉन्फ्रेंस, इसके बीच में ये शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी। और तब जो है ये बॉर्डर लाइन जो है वो नेगोशिएट की गई एंड नेम्ड फॉर द चीफ ब्रिटिश नेगोशिएटर, यानी जिसने ये लाइन डिक्लेयर की थी उनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। यानी जो चीफ ब्रिटिश नेगोशिएटर थे ब्रिटिश इंडिया के, जिन्होंने ये लाइन जो है बॉर्डर लाइन नेगोशिएट की थी, उनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, और उन्हीं के नाम पे ये जो है बॉर्डर लाइन रखी गई है, मैकमोहन लाइन। और आपको ये याद रखना है कि ये किसके किसके बीच में है? तिब्बत के बीच में और इंडिया के बीच में, असम में, और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन चाइना का। सो इट इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अनाई बसंत फॉर्म्ड द होम रूल लीग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनाई बसंत फॉर्म्ड द होम रूल लीग इन इंडिया बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल इन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयरलैंड। आयरलैंड के बेसिस पे जो है अनाई बसंत ने होम रूल लीग जो है वो इंडिया में बनाया था, ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल मूवमेंट इन आयरलैंड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आप फ्रेंड्स एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले उसने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको चेक करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहले मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बता दूं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे नेशनल एंथम जो हैं वो लिखे हैं, जैसे इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है, और श्रीलंका का नेशनल एंथम भी उन्होंने ही लिखा है। और ये He became the first Indian in Asia who received the Nobel Prize in 1930 for his great writing named गीतांजलि। फ्रेंड्स ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में फर्स्ट इंडियन पर्सन थे, पूरी एशिया कॉन्टिनेंट में फर्स्ट इंडियन थे एशिया में जिनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि जो इन्होंने बुक लिखी थी। द ब्रिटिश क्राउन गेव टैगोर ए नाइटहुड इन 1950। फिर जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में, तो फिर ब्रिटिश क्राउन ने टैगोर को जो है वो एक नाइटहुड का दर्जा जो है वो 1915 में दिया। हाउएवर ही गेव बैक द टाइटल इन 1990 टू प्रोटेस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। लेकिन अब मैं आपको बता दूं नाइटहुड क्या होता है फ्रेंड्स। ब्रिटिश इंडिया के समय का एक, जब किसी पर्सनस को नोबेल पुरस्कार मिलता था, जहाँ कोई वो अच्छा काम करता था, तो ब्रिटिश के द्वारा उसको नाइटहुड दिया जाता था, यानी एक विशेष दर्जा दिया जाता था, और एक हाई पोस्ट जिसमें पे वगैरह नहीं दी जाती थी, लेकिन उनका सम्मान जो है वो बहुत किया जाता था। तो एक नाइटहुड का दर्जा जो है वो उनको दिया गया। लेकिन जब जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है आपको पता है, तो जब वो हुआ तो उसमें जलियांवाला बाग मैसेकर आल्सो नोन एज द अमृतसर मैसेकर took place in 13 अप्रैल 1990, जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पीसफुल क्राउड के ऊपर जो है वो जलियांवाला बाग में गोली का आर्डर जो है वो दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो उसमें ये जो जलियांवाला बाग में इतनी जो लोग इकट्ठे हुए थे वो क्यों हुए थे? अगेंस्ट द अरेस्ट, ये प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ प्रो इंडियंस इंडिपेंडेंस लीडर डॉक्टर सफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक।
तो ये जो डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सफुद्दीन किचलू थे, ये किसके लिए अरेस्ट हुए थे? रूल एक्ट मूवमेंट जो उन्होंने चलाई थी ब्रिटिशर ने, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन्स को बिना बताए जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती थी। तो उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके प्रोटेस्ट में उनको गिरफ्तार किया जब, तो फिर लोग जो है वो उनके ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे जनरल डायर ने जो तोफ थी उनको ऑर्डर दे दिया था और बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे। इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो मारे गए, बहुत सारे जख्मी भी हुए थे। ठीक है, तो जब ये सारा हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो अपना नाइटहुड भी वापस दे दिया था। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ही कंपोज्ड ए नंबर ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। पहला ठीक है कि उन्होंने बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखे थे स्वदेशी मूवमेंट के समय। ही रिटर्न्ड हिज नाइटहुड टू कंडेम टू द ब्रूटल किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल एट जलियांवाला बाग। उन्होंने रिटर्न कर दिया था अपना नाइटहुड टू कंडेम द ब्रूटल किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल एट जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में जो इनोसेंट लोगों को किलिंग हुई थी उनकी, तो उनके प्रोटेस्ट करने के मतलब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में उन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो वापस दे दिया था, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। ही रिफ्यूज एक्सपेक्ट द नोबेल प्राइज़। उन्होंने नोबेल प्राइज़ एक्सपेक्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ जो है वो 1913 को मिला था। गीतांजलि उन्होंने बुक लिखी थी और 1930 को उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो दो सेंटेंस ठीक है। अब देखिए आप, दो सेंटेंस आपके ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से डी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये भी एक आपको हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हुए हो तो फिर ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो फिर थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस हिस्टोरिकल बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर वाज रिटन बाय। ये जो फेमस हिस्टोरिकल बुक है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये लिखी गई थी 1656 to 1668 बाय द फ्रांसकोइस बर्नियर। ये बुक कब लिखी गई? 1656 to 1668। और किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी फ्रांसकोइस बर्नियर के द्वारा। तो नेक्स्ट हम, इसका सही आंसर है फ्रांसकोइस बर्नियर। ये बुक जो है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 to 1668 में लिखी गई, जो बाय फ्रांसकोइस बर्नियर, कंटिन्यूज टू रिमेन एज इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रही हिस्ट्री की, एंड पॉपुलर एज इट वाज इन और ये पॉपुलर भी हुई बहुत, क्योंकि 1671 में व्हेन इट्स इंग्लिश एडिशन वाज पब्लिश्ड, जब इसका 1671 में इंग्लिश एडिशन पब्लिश हुआ तो ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखें तो कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव एज एनविसेक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए मॉडरेट लेवल का, या जिन्होंने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव एक्ट था 1935 का, ये क्या था। प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव एज एनविसेक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, इसमें क्या क्या कहा गया था, क्या क्या इसमें प्रावधान थे? एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। प्रोविंशियल डायरकी को ख़त्म किया जाएगा और इंट्रोडक्शन की जाएगी डायरकी एट द सेंटर। एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी एट इट्स प्लेस। प्रोविजन फॉर ऑल इंडियन फेडरेशन विद ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज एंड प्रिंसली स्टेट्स। elaborate safeguards and protective instruments for minorities, supremacy of British Parliament, separation of Burma from India। तो फ्रेंड्स बर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है। तो इसी 1935 के एक्ट जो मैं आपको, जिसको हम अखंड भारत बोलते थे पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम का, तो तब नेपाल भी जो है वो भारत का ही पार्ट था। तो फिर 1935 के एक्ट में ये ब्रिटिश इंडिया के द्वारा कहा गया कि हम बर्मा को भी अलग करेंगे। और बर्मा क्या है? बर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है। ओके, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर उन्होंने कहा था कि इंक्रीज इन साइज ऑफ लेजिस्लेचर
extension of franchise, division of subjects into 3 lists and retention of communal electorate। तो इसमें ये सारे फीचर जो हैं वो रखेंगे। अब क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे फीचर्स देखते हैं कौन कौन से। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस वार वेस्टेड इन द गवर्नर, ये भी इसमें देयर वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस द गवर्नर, इसमें फ्रेंड्स ये भी फीचर था, ये भी फीचर था, ये भी फीचर था, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर देना है नॉट फीचर, कि इस एक्ट का कौन सा फीचर नहीं था, हमें ये आंसर देना है। डायरकी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज एबोलिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, बिल्कुल ठीक, मैंने आपको अभी बताया पॉइंट्स में कि प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी ख़त्म की जाएगी और सेंटर पे डायरकी लाई जाएगी, ये इसके द्वारा कहा गया था, इस एक्ट के द्वारा। यानी ये हाँ में आंसर्स हैं, हमें आंसर पूछा गया है ना में। द गवर्नर कुड बी रिमूव्ड बाय ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने कहा गया था कि नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा था कि गवर्नर जो रखेंगे, ब्रिटिश गवर्नर रखेंगे, उसको कुड नॉट बी रिमूव्ड बाय ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी उसने कहा था नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि रिमूव किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये उस एक्ट में नहीं कहा गया था, उसमें कहा गया था रिमूव किया जा सकता है, नहीं सॉरी, उसमें कहा गया था कि रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस 1935 एक्ट में नहीं कहा गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो फिर कौन सा हो गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर ना में हमें देना है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो 1935 के एक्ट को सेटिस्फाई नहीं करती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर ट्रू। फ्रेंड्स यो में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये इकॉनमी से है, ये 9th क्लास की इकॉनमी अगर आपने पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सही है। लेबर इज़ मोर इन नंबर देन दैट इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो लेबर बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इकॉनमी के टॉपिक्स हैं मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनका अच्छे से पालन किया जाता है, यानी उसमें लीव्स वगैरह भी आपको मिल जाती हैं, आपसे ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा, आपको जो है वो काम से ऐसे नहीं निकाला जाएगा, यानी उसमें बहुत सारे जो रूल्स, गवर्नमेंट के सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, उस सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अप्लाई नहीं किए जाते हैं, उस सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो पहला वाला पॉइंट ठीक है, जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क रेगुलेशन आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और वर्क रेगुलेशन भी इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, यानी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रेड यूनियन। अब फ्रेंड्स ट्रेड यूनियन की अगर मैं बात करूं तो एक स्टडी जो है वो दिल्ली में की गई, तो उसकी जो रिपोर्ट आई उन्होंने ये कहा कि अगर हम 1000 पीपल की बात करें तो 1000 में लगभग 8 से 9 पीपल आपको ऐसे मिलेंगे जो ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइज्ड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, बाकी के जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो हैं वो ट्रेड यूनियन में नहीं होते हैं। ट्रेड यूनियन कैन बी फॉर्म्ड, तो ये जो ट्रेड यूनियन है ये गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट भी इसके ऊपर बनाया गया था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि ट्रेड यूनियन जो है वो बनाई जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। ओके, तो इसके बारे में ये वाला पॉइंट भी ठीक है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं वो ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। तो अब इसके जो सही आंसर बनता है आपके सामने, तो इसका है फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। ओके, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट ये इकॉनमी से था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। इन इंडिया मर्जिज एंड एक्विजिशन ऑफ फर्म्स आर रेगुलेटेड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002। ये जो मर्जिज एंड एक्विजिशन ऑफ फर्म्स हैं ये रेगुलेट किया जाता है द कंपटीशन एक्ट 2002 इज द रेगुलेटरी लेजिस्लेशन फॉर मर्जिज एंड एक्विजिशन इन इंडिया। सेक्शन 5 and 6 ऑफ द कंपटीशन एक्ट डील विद द रेगुलेशन ऑफ मर्जिज एंड एक्विजिशन। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, शेयर ऑफ फूड इन टोटल consumption expenditure has been coming down as per capita income grew over time in last 60 years विकास। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 भी जो इकोनॉमी से है, इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि जो टोटल कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है फूड पे वो लगातार जो है वो कम हो रहा है, पर कैपिटा इनकम लगातार लो हो रहा है यानी कम हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो वो 60 ईयर्स से लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रही है और जो फूड पे एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न? तो इसका सही रीज़न जो है वो है ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर हैज़ बीन लोअर देन ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी पार्ट। तो क्या मीनिंग हुआ, देखो पहला उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ आ गया कि जो फूड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है फूड का वो दिन ब दिन कम हो रहा है और इनकम जो है पर कैपिटा की वो बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? उन्होंने आंसर में कहा है कि पीपल कम फूड खरीद रहे हैं, ये भी नहीं, गलत। पीपल हैव बीन प्रेफरिंग नॉन सीरियल आइटम्स इन देयर फूड बास्केट, ये भी नहीं। परसेंटेज ऑफ द पोर इन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड, कि पोर लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल गलत, पोर लोग तो कम हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर हैज़ बीन लोअर, यानी फूड एक्सपेंडिचर की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है और पर कैपिटा इनकम जो है वो लगातार बढ़ रही है, इसी कारण टोटल कंजम्पशन फूड एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, सही आंसर जो है वो है सी पार्ट, ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर हैज़ बीन लोअर। फ्रेंड्स ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको जिस बच्चे को थोड़ी बहुत इकोनॉमी का बेसिक पता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना ईजी है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, द ओनली वाइल्ड एज सेंचुरी इन इंडिया कैन बी फाउंड एज, दिस इज आल्सो ए मोस्ट ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है कि ओनली वाइल्ड एज सेंचुरी जो इंडिया में है वो कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ में है। फ्रेंड्स ये इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, इंडिया में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनमें से सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अभी जो JKSSB के एग्ज़ाम्स हुए हैं 4th क्लास के, उनमें भी ये क्वेश्चन आया था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले एग्जामों में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, इनमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। इसके ऊपर भी हमने अपने चैनल पे वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज़ एम्ड एट, तो फ्रेंड्स ये योजना है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 1 मई 2016 को लॉन्च की गई और इसके अंडर जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा 50 मिलियन LPG कनेक्शन जो है वो BPL कनेक्शन 60 मिलियन LPG कनेक्शन जो है वो देने की घोषणा की गई। तो अब आपको समझ आ गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो किस पे एम्ड थी? LPG कनेक्शन पे, प्रोवाइडिंग LPG कनेक्शन टू ऑल BPL हाउस होल्ड। तो इसका सही आंसर हो गया बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, apart from Costa Rica, the olive ridley turtles also next along the coast of one of the states of the country which has recently issued a ban on fishing for 6 months to protect his endangered species। फ्रेंड्स ये मछलियों की वैराइटीज़ हैं, ये जो कास्टा रिका, द ओलाइव रिडले, टर्टल्स, ये सारी जो नाम लिखे हुए हैं ये सारे मछलियों की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें ये न्यूज़ में रहा है कि ये वाली मछलियों के ऊपर जो है वो बैन लगाया गया है क्योंकि ये जो है वो एंडेंजर्ड होती जा रही हैं, यानी इनकी जो तादाद है वो एक एक्सटिंक्शन की स्टेज पे पहुंच रही है। तो ये कौन सी स्टेट थी? तो इसका सही आंसर था क्वेश्चन का उड़ीसा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर था उड़ीसा। द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग, यहाँ पे फ्रेंड्स नेस्टिंग बर्ड्स आपको दिख रहा होगा, नेस्टिंग का मीनिंग होता है निवास स्थान, कि जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ जो है वो पाई जाती हैं। तो ये जो कोस्ट है उड़ीसा की इंडिया में, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मास है जहाँ पे बहुत सारी
ओलिव्स, रिडली अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ मेक्सिको एंड कोस्टा रिका पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ फिशेस जो हैं वो इस कोस्ट पे पाई जाती हैं, उड़ीसा की कोस्ट पे। और ये जो कोस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद आपको आंसर की बताना नहीं है, क्योंकि आंसर की तो आपको पहले भी पता होंगी। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको किस तरह की कौन कौन सी चीज़ों ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ों पर आपको फोकस करना होता है। और कुछ ऐसे भी करंट अफेयर होते हैं जो बहुत देर के होते हैं, 5 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, लेकिन वो भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ आती हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आगे का क्या लेवल है इस एग्ज़ाम का वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है वो आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टडी मटीरियल हमारे चैनल पर बहुत सारा अपलोडेड है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारा स्टडी मटीरियल JNK के रिलेटेड जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जितने भी अगर JKP के प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को हम 1 बाय 1 जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।